अब बैलेंस शीट आपके लिए कोई नया वर्ड तो है नहीं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मीनिंग समझाऊं। मैं एक सिंपल सी बैलेंस शीट आपने पहले भी बनाई हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइम, जो +1 में आपने किया, ठीक है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप में और कंपनीज अकाउंट में जो शेयर कैपिटल में, उसमें भी आपको बैलेंस शीट हमने समझा दी है। सेम वैसे ही बनेगी बैलेंस शीट कंपनीज अकाउंट में जो हमने समझी थी। इसमें भी हम समझेंगे शेड्यूल 3 पार्ट 1 की कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ना, वो ही बैलेंस शीट प्रॉपर बनानी है हमने, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को, जिसका आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मैं इससे इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ अलग से स्पेशल, क्योंकि अगर आपने किसी ने भी चैप्टर वो नहीं किया, शेयर कैपिटल छोड़ दिया है, तो आप इस चैप्टर में समझ लो। बैलेंस शीट तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट है, 3-4 चैप्टर इसके साथ लिंक है। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको बैलेंस शीट उसमें भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता होगा तभी आप उसको कंपेरिजन उसका कर पाएंगे और कॉमन साइज उसकी बैलेंस शीट बना पाओगे, ठीक है। अगर आपने शेयर कैपिटल में नहीं भी की तो आज तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से। इन शॉर्ट में आपको बैलेंस शीट का मीनिंग समझा देता हूँ। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समरी होती है शेयर कैपिटल की लायबिलिटीज के एसेट्स ऑफ द कंपनी। मींस कितने कंपनी के पास एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने उसके पास एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटीज हैं, और इक्विटी कैपिटल जिसको बोल देते हैं हम, या फिर शेयर बोल देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स, वो कितना है, मीन्स जो ऑनर्स ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम सिंपली फॉर्मेट करते हैं इसका जो प्रिस्क्राइब्ड है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में। जो भी हमें दिया हुआ है वो पूरा एज इट इज़ ही आपने लिखना है, कुछ भी आपने उसमें चेंज नहीं करना। जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि ये 1 पेज बैलेंस शीट होती है, इसके साथ आपके नोट्स लगते हैं। कोई भी आपने वर्किंग दिखानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, तो वो नोट्स में ही लगेगा। जो नोट टू अकाउंट्स हम साथ में साथ थोड़े थोड़े समझ लेंगे, लेकिन मैं अलग से भी आपको एक लेक्चर दूंगा नोट्स टू अकाउंट्स पर भी। अब बैलेंस शीट हमारी हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं बनती कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपने पहले जो बैलेंस शीट बनाई पार्टनरशिप में, एनपीओ में और अपने +1 में जो बनाई थी, वो कैसे थी, जो लेफ्ट साइड थी उसमें लायबिलिटीज एंड कैपिटल डाल दिया, और जो राइट साइड थी वहां पर आपने सारे एसेट डाले होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने वर्टिकल बनाना है। पहले बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद टोटल लगाने के बाद आप लिखोगे एसेट्स, सारे के सारे जितने भी आने हैं, ओके। तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखिए नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा बैलेंस शीट एज डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट बनती है, ऐसे नहीं पीरियड की नहीं बनती, फ्रॉम दैट टू डेट नहीं बनती। बैलेंस शीट ऑलवेज एज एट डेट बनती है, मीन्स एक पर्टिकुलर डे पर कितने बैलेंसेज है एसेट्स के, कितने लायबिलिटीज के, और कितना शेयर कैपिटल है हमारे पास, ओके। बैलेंस शीट में 4 कॉलम बना लीजिए अपने। पहला कॉलम बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर का, दूसरा बन जाएगा नोट नंबर का, तीसरा बन जाएगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर्स, और चौथा और लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब पर्टिकुलर्स में तो हम मेन हेड्स लिखेंगे, सब हेड लिखेंगे और आइटम्स लिखेंगे जिसका हमने अमाउंट डालना है, ठीक है। नोट नंबर में उस आइटम के साथ, पर्टिकुलर आइटम के साथ जो नोट आप अटैच करोगे, कोई भी कैलकुलेशन अपनी शो करनी है, वहाँ पर वो नोट नंबर आ जाएगा। जो भी हो 1 2 3 4 5 शुरू करते ऐसे चलते जाएंगे, ओके। उसके बाद जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स डालनी है, मीन्स वो जिस ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो डल जाएगी। और लास्ट कॉलम में आप डालोगे प्रीवियस ईयर की फिगर्स, जो भी पिछले साल आपकी बैलेंस शीट फाइनल हुई थी उसकी यहाँ पर फिगर आने वाली है, ओके। तो बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम हमारे पास आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो मेन हेड है हमारे पास जिसका हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके अंदर आपका जो सब हेडिंग आ जाएगी वो आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड,
और शेयर होल्डर फंड्स के अगेंस्ट आ जाएगी आपकी 3 आइटम। शेयर होल्डर फंड्स मीन्स जो ऑनर्स होते हैं ना हमारे, जिनके पास हमारी कैपिटल है, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। अब 3 आइटम में सबसे पहले शेयर होल्डर का हक जो है वो है शेयर कैपिटल पे। जितनी भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो जहाँ पर लिखी जाएगी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर ओनली वन सिंगल फिगर आनी है। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट बनेगा आपका शेयर कैपिटल का, उसमें आपने पहले ही दिखा देना है ऑथराइज कैपिटल। मैं आपको वो भी साथ में ही समझा देता हूँ। उसमें सबसे पहले आप लिखोगे शेयर कैपिटल, उसके बाद आ जाएगी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में आपकी दोनों ही कैपिटल आने वाली हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। कितनी कितनी ऑथराइज्ड हैं आप, वो ऑथराइज लिख के उसको खत्म कर देना। वो बैलेंस शीट में तो अमाउंट जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन नोट्स अकाउंट में आपने वो बताना होता है कि हम इतनी कैपिटल के ऑथराइज्ड हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, वो भी आपके जहाँ पर लिख कर ही आपने बताना है। प्रेफरेंस शेयर की अलग से और इक्विटी शेयर की अलग से। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, उसका टोटल, ये भी आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपके पास 2 आइटम्स आ जाएंगी। एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर तो आपकी कैपिटल फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप हो चुकी है तो फिर तो जहाँ पर सिंपली आ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका टोटल आ जाएगा बाहर ईयर एंड के अमाउंट में, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सेकेंड आइटम आपकी आ जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब 2 केसेस इसमें हो सकते हैं। एक तो कंपनी ने ही कॉल अप कैपिटल ना की हो फुली, तब भी इसमें ही आएगी। अगर कंपनी ने फुली कॉल्ड अप की है लेकिन लोगों ने एरियर किया हुआ है, पेड अप फुल नहीं की, तब भी इसमें ही आएंगी, ठीक है। दोनों आइटम इसमें ही आने वाली हैं। ओके, अब क्या करना है आपने, अगर आपके पास कंपनी ने कम कॉल की हुई है तो आपने उसकी जितनी है कॉल वो शो कर देनी है। वो तो सिंपल है, आपने जितनी कॉल्ड है पर उतना लिख देना है कि डैश परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट इतना फेस वैल्यू, कॉल्ड अप इतने, जितने कॉल्ड अप है उतनी वैल्यू बाहर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरा केस है जिसमें फुली कॉल्ड अप हो लेकिन एरियर हो, उसमें क्या करोगे, उसमें लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर जितने भी हैं, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए एट द रेट इतने कॉल्ड अप, उसमें से करोगे लेस कॉल्स इन एरियर। जितना भी कॉल्स इन एरियर है उसको आप लेस कर दोगे, ठीक है, और आपका नेट अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगी वो जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, ठीक है। उसमें दोनों ही देख लेंगे आप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, जितनी भी है इन दोनों ही चीज़ का टोटल लगा के हम बाहर ले जाएंगे और इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर। नोट नंबर में लिख दोगे नोट नंबर 1 और फिगर्स में आ जाएगा करंट रिपोर्टिंग पीरियड की में। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे रिजर्व इसमें ही आएंगे, ठीक है। वो नोट साथ में अटैच हो जाएगा, उसका टोटल आपने यहाँ पर लिखना है और नोट में आपने उसको डिस्क्राइब करना है आपके पास कौन कौन से रिजर्व्स हैं, ठीक है। और सरप्लस का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जितना आपने बैलेंस रखा है बैलेंस शीट में, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है डिविडेंड एज ए डिविडेंड, बट लेकिन आपने किया नहीं है, रिटेन करके रखा हुआ है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ओके, इसका नोट भी क्लियर बनेगा, उसमें आप बताओगे कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस था रिजर्व का, उसमें से आपने कितना ऐड किया और कितना यूटिलाइज किया और उसमें से कितना क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अगर जब हम सम करेंगे उसमें आपका ये नोट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम फॉर्मेट में ही फोकस करते हैं प्रॉपरली। अगर मैं सबके नोट्स आपको साथ में साथ समझाता गया तो जो बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जो देखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये क्या होता है, जो सिंपल से एक पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर जो बन सकते हैं इन फ्यूचर, उनको वारंटी दी हुई है कि आपको हम इतनी वैल्यूएशन पे शेयर होल्डर बना लेंगे। मीन्स कन्वर्टेबल नोट उनको दिया गया है कंपनी के द्वारा। वो चाहते हैं कि उन्होंने पैसा तो दे दिया है कंपनी को, लेकिन वो कंपनी को अभी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं की उन्होंने, ठीक है। पैसा दिया कि कंपनी बढ़ जाए, हम इतना लोअर और इतना हाई पे जाएंगे जब इतनी वैल्यूएशन आपकी कंपनी की हो जाएगी, मतलब एक शेयर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। चलिए सेकंड सब हेड की ओर चलते हैं और सेकंड सब हेड हमारे पास आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
अब जब किसी ने शेयर अप्लाई किए हों लेकिन कंपनी ने अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किए, सपोज आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 15 मार्च, ठीक है, लेकिन जो आपने अलॉटमेंट की डेट डिसाइड की हुई है वो आपने की है 1 मई को आपने अलॉटमेंट करनी है। इसमें क्या हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन आप रिसीव कर रहे हो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप अलॉटमेंट दे रहे हो, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर एक जो खत्म हो गया उसमें आपके पास पेंडिंग अलॉटमेंट मनी रहेगी ना, उसमें आपने अलॉटमेंट नहीं की, एप्लीकेशन मनी आपके पास पेंडिंग है। ओके, तो उसको आपने बैलेंस शीट में लिखना है 31 मार्च को, जब आप बैलेंस शीट अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म करते हो तो लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी थर्ड पर, और फोर्थ है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। अब इसमें दोनों में ही फोर आइटम्स हैं। ओके, तो ये याद रखना इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो आइटम्स 4 नंबर्स हैं उसमें 3 तो कॉमन ही हैं। ओके, एक दोनों में डिफरेंट है। जैसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास पहली आइटम आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और करंट लाइबिलिटी के उसके अगेंस्ट ही पहली आइटम आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट तो लॉन्ग टर्म ही होता है ना, तो करंट होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड की होती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड की जो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी होती हैं। ओके, और जो सेकंड आइटम डिफरेंट है वो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लेकिन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगी ट्रेड पेबल। आगे जो थर्ड आइटम है हमारे पास वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और उसके बाद आ जाएगी अदर करंट लाइबिलिटीज, जहाँ पर उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोल सकते हो, आप करंट लाइबिलिटी ही लिख लो। ओके, दोनों में सेम सेम है ना। और जो फोर्थ आइटम है उसमें डी आइटम जो फोर्थ आ गई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगी, और करंट लाइबिलिटी में आएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, याद रख लीजिए, 8 आइटम ईजी हो जाती हैं, इसमें 2 ही डिफरेंट है, 3 तो सेम है दोनों में। ओके, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग जब आप एक लंबे समय के लिए लोन ले लेते हो, बैंक से ले लेते हो या फिर डिवेंचर्स इशू कर देते हो, बॉन्ड्स वगैरह जो भी, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो एक दो फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती है बोरोइंग, उसमें हम लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। जो नेट आपके पास टैक्स लाइबिलिटी निकल के डेफर्ड हुई वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये भी आपके जो सरकार को आपने पे करना होता है इन फ्यूचर, वो वाला टैक्स है जहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके पास आ जाएंगे जैसे ट्रेड पेबल, जो गुड्स एंड सर्विस के लिए अगेंस्ट होते हैं ना, जो क्रेडिटर हमारे, उनको बोलते हैं ट्रेड पेबल, वो लॉन्ग टर्म के लिए हों, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए हों ट्रेड पेबल। कितने हो 12 मंथ से हायर पीरियड के लिए जो हैं ट्रेड पेबल हमारे पास आउटस्टैंडिंग, वो हमारे हो जाते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, और उसके बाद आपके आ जाएगी लास्ट आइटम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपने कोई भी प्रोविजंस रखी हुई हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे कि आपके एसेट्स पे हो जाती हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन वगैरह, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रिएट करते हो ना, वो सारी आ जाएगी इसमें। ऐसे ही आगे हम देख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगी सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया हो, जैसे हम करंट लिमिट भी बोल देते हैं, सीसी लिमिट, क्रेडिट लिमिट, जो आपने इन्वेंट्री पे ली होती है, वो आप मंथली बेसिस पे आपको लिमिट आती रहती है, आपको यूटिलाइज करते हो तो पे करते हो, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वो वाले क्रेडिटर जिनका पीरियड 12 मंथ से कम हो। जो 12 मंथ से ज़्यादा है वो तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, जो 12 मंथ से कम है, 6 मंथ है, 3 मंथ है, 4 मंथ है, कुछ भी पीरियड है, वो हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो पेमेंट करनी है आपने, या फिर शॉर्ट टर्म टैक्सेस वगैरह, और या फिर आपकी प्री रिसीव इनकम जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर ली है एडवांस में। और लास्ट आइटम आ जाएगी आपकी लाइबिलिटीज के हेड के अंदर ऑनली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप बैड डेट की क्रिएट करते हो थोड़े समय के लिए, वो ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने क्रिएट की हो वो जहाँ पर टोटल आ जाएगा उसका। ओके, अब इसके बाद आप इक्विटी एंड लायबिलिटी के कॉलम का टोटल लगा लोगे, जो आपके पास बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम हमारे सेकंड आइटम जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, और उसमें 2 आइटम्स आपके पास आ जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं।
नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। उसमें हमारे पास तीन टाइप के एसेट्स आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट्स का मीनिंग वो एसेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक अ बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर्स। ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके। और सेकंड हमारे पास इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लाइक ट्रेडमार्क, कॉपी राइटिंग, गुडविल। ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ओके। और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि कोई एसेट्स अभी बन रहा है, बना नहीं है। एज अ डेट ऑफ 31 मार्च, कोई जिस भी फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग कर रहे हैं उस डेट पे ये एसेट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक हमारी कॉस्ट इतनी लग गई है उस पर, मीन्स पैसा इतना हमारा लग गया है लेकिन अभी एसेट कंप्लीट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। लाइक बिल्डिंग बन रही है आपकी, अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है उसको 1-2 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है। जब तक जो जे एसेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसे वर्क इन प्रोग्रेस ही रखते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब इंटेंजिबल एसेट्स पे भी हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एसेट्स अभी तक फाइनल नहीं होकर आया। जैसे हमने पेटेंट कोई रजिस्टर फाइल किया हुआ है, उस पर खर्चा कर दिया, लेकिन वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एट डेट ऑफ बैलेंस शीट, कोई भी बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं ना, उस डेट पे ऐसा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, वो इस हेड में आएगा, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी डेवलप हो रहा है वो। नेक्स्ट हेड आ जाएगा हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमने की हुई हैं उस वो यहाँ पर हम लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी हो जाती हैं, मीन्स किसी और बिजनेस में पैसा लगाना लेकिन लंबे समय के लिए, हमने वो बेचना नहीं है, वो लंबे समय के लिए किसी और बिजनेस के शेयर खरीद लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम में हमने इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए किया हो, अबव 12 मंथ, उस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। अब अगर डेफर्ड टैक्स हम लेना बनता है सरकार से तो वो हमारा एसेट बन जाएगा, आगे अगर हमें सरकार को देना बनता है तो वो हमारी लाइबिलिटी में जाएगा। जहाँ तो ये लाइबिलिटी में जाएगा जहाँ फिर एसेट्स में आएगा, दोनों साइड नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया या फिर सप्लायर को दे दिया, किसी को भी लॉन्ग टर्म लोन दे दिया या एडवांस दे दिया, कुछ आप 2 साल में इसको दे सकते हो, 3 में दे सकते हो, वो सारी आइटम्स यहाँ पर आएगी हमारे पास। ओके। और सारी डिटेल, जिस भी एसेट की डिटेल हो, चाहे कि जो भी लाइबिलिटी की डिटेल हो, डिटेल्स आपने साथ में अटैच करना है नोट टू अकाउंट्स। आगे हमारे पास आ गए अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सारी आइटम आ जाएंगे जो रह गई हैं, जो हमारे लंबे समय के एसेट्स हैं लेकिन हम है ऊपर की कैटेगरी में नहीं आ रहे, वो फॉल नहीं हो रहे। उसके बाद हमारे पास आ गए करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहली आइटम हमारे पास आ जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट। मींस हमने किसी और जगह पैसा लगाया है बिजनेस का, लेकिन लगाया छोटे पीरियड के लिए, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं लगाया। उसके बाद हमारी आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज मीन्स कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है बिजनेस में एज ए इन्वेंट्री, ठीक है। वो मीन्स कितने गुड्स हैं एट अ डेट ऑफ टाइम जो रेडी टू सेल हैं, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है उनका भी, या फिर रॉ मटेरियल है आपके पास। वो 3 टाइप की हो सकती है इन्वेंट्री का। अगर आपको नहीं पता इन्वेंट्री बारे में, मैं आपको +1 की वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर वो जाकर देख लीजिए, इन्वेंट्री का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। मीन जो डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और जितने भी बंदे होंगे उनकी लिस्ट साथ में नोट टू अकाउंट्स के साथ अटैच हो जाएगी। नोट टू अकाउंट बन जाएगा हमारा, वो अकाउंट जो भी नंबर होगा नोट्स का वो यहाँ पर लिख देंगे हम, और फिगर टोटल आ जाएगी, लेकिन लिस्ट साथ में अटैच करनी है, जिसको हम बोलते हैं नोट टू अकाउंट्स।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कितना आपके पास कैश इन हैंड है, कितना कैश इन बैंक है, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ बैंक्स में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं ना। ओके, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना भी है उसका भी आप नोट बनाएंगे, एक एक चीज़ के आप हेड वाइज उसको टोटल लगा के जहाँ पर टोटल लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है किसी भी एम्प्लॉयज़ को या फिर सप्लायर को या किसी भी बंदे को, एक छोटे समय के लिए 6 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए दे दिया किसी को लोन, वो यहाँ पर आएगा। अगर लॉन्ग टर्म दिया तो वो तो ऊपर आना था, ठीक है। बैलेंस शीट की लास्ट आइटम है हमारे पास अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा जो प्रीपेड है, हमारे एक्सपेंसेस हमने पहले ही एडवांस में पे करके रखे हुए हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर ही यूज़ हो जाएंगे, तो है तो करंट ही ना, वो आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी कोई एक्रूड इनकम है, आपके पास पैसे नहीं आए, इंटरेस्ट एक्रूड है या कमीशन रिसीव करने वाला है, कोई इनकम है लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुई, एक्रूड है, ठीक है। ओके, ऐसी आइटम्स इसके बीच आ जाती हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सारे के सारे बैलेंस शीट, और इसका भी हम लगा देंगे टोटल दोनों ही आइटम्स का, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का। तो जो टोटल हमारा टैली होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल के साथ, जो दोनों टोटल आपस में टैली हो जाएंगे तो आपका जो बन जाएगा कंप्लीट बैलेंस शीट। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।